हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के बारे में, जिनकी मृत्यु रिसेंटली हो चुकी है हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान, और ये अभी के लिए डिस्क्लोज कर दिया गया है उनकी गवर्नमेंट के द्वारा। पहले माना जाता था कि ये मिसिंग है, बट राइट नाउ जो क्लैरिफिकेशन आई है उसके हिसाब से इनकी जो मृत्यु है वो हो चुकी है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वहीं पर इब्राहिम रईसी जो कि 63 साल के थे, ईरान के प्रेसिडेंट, और इनके नेतृत्व में ईरान ने अपने जो पॉसिबल एजेंडाज हैं या फिर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी ढंग से पूरे किए। और देखो, ये अभी के लिए एक डैम था जिसका उद्घाटन ईरान और अज़रबैजान ने मिलकर किया था, और यही डैम के उद्घाटन के बाद ये वापस आ रहे थे। इनका जो एयर कॉन्वॉय था उसमें नियर अबाउट 3 हेलीकॉप्टर्स थे। 2 तो सही सलामत पहुंच जाते हैं, बट जिसमें ये सवार होते हैं उस हेलीकॉप्टर का नाम होता है बेल 212, जो कि हार्ड लैंडिंग के दौरान एक ऐसे रीजन में क्रैश होता है जो कि काफ़ी वुडी है, वुडेड रीजन है, जहाँ पर पेड़ पौधे, एक समझो कि टेरेन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, वहाँ पर विजिबिलिटी भी कम है ड्यू टू क्लाइमेट। अभी के लिए वहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो सिर्फ 5 मीटर के नियर अबाउट थी। और इब्राहिम रईसी, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। राइट नाउ ये ईरान के लिए बहुत ही दुखद खबर है। और ईस्ट अज़रबैजान प्रोविंस जो है ये अज़रबैजान की नहीं है, ये ईरान के अंडर ही आती है। राइट, अभी के लिए जो हेलीकॉप्टर ये जिसमें सवार थे उसका भी जो बॉक्सेस वगैरह हैं वो अभी कलेक्ट नहीं हो पाए। बट अभी जो ईरान की जियो पॉलिटिक्स है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि देखो, हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। इनकी फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी अहम रोल रहा है, और सडनली ईरान ने अपने दोनों बेस्ट मिनिस्टर्स गंवा दिए हैं। यानी कि एक प्रेसिडेंट जो कि पूरा कार्यभार संभाले हुए थे, और दूसरे ये अब्दुल्लाहिन जो कि इनके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे। वहीं पर ईरान अज़रबैजान अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए किस कलासी डैम जो होता है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग करेक्ट, इसका उद्घाटन कर रहे थे। और ये एक फ्रेंडशिप डैम है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हो। और ये डैम के उद्घाटन के बाद ही इन्होंने जाना था अपने ईरान की प्रोविंस में जो कि तब्रिज़ है। और अभी के लिए ये समझ लो कि ईरान की जो स्टेट मीडिया है वो पहले इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर रही थी, और इन्होंने कई तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चलाए, एयर ऑपरेशंस चलाए, ड्रोन ऑपरेशंस भी चलाए। मोर देन 70 प्लस जो ऑपरेशंस थे वो इंक्लूडेड थे। यानी कि इन्होंने रेस्क्यू टीम्स भेजी, किसी तरह से इन्होंने फाइंड आउट करना चाहा, बट विजिबिलिटी कम होने के कारण इनको प्रॉपर ढंग से कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल पा रहे थे। और सडनली फिर ये टर्किश ड्रोन का यूज़ करते हैं, और टर्किश स्टेट न्यूज़ एजेंसी जो एनाडोलू है वो एक फुटेज शेयर करती है जहां पर उन्होंने समझो कि कुछ हीट सोर्स की मदद से ड्रोन के द्वारा कोऑर्डिनेट्स को आप पता लगाया। और इन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली जब टीम वहां पर पहुंचती है तब इनको मालूम पड़ता है कि इनके जो प्रेसिडेंट हैं या फिर इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। और अभी ईरान की जियो पॉलिटिक्स कंप्लीटली चेंज होने वाली है, क्योंकि देखो, नेक्स्ट ईयर ईरान के इलेक्शंस होने वाले थे, बट राइट नाउ ईरान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर ईरान को अभी समझना होगा कि अपनी जियो पॉलिटिक्स को कैसे आगे लेकर चलना है। क्योंकि देखो, ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी थी या फिर फॉरेन मिनिस्टर थे वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थे, और ये अपने जो रिश्ते थे वो कई देशों के साथ मजबूत करना चाहते थे, इंक्लूडिंग इंडिया। हमारे भी कई प्रोजेक्ट्स ईरान के साथ मिलकर चल रहे हैं, जैसे कि चाबहार, जो कि मैंने रिसेंटली वीडियो डाली, और आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी अहम चीज़ें जो हैं इंक्लूड की हैं। और राइट नाउ अभी रेस्क्यू ऑपरेशन ये इतना टफ क्यों था? द रीज़न बीइंग, देखो, विजिबिलिटी, कुछ जो क्लाइमेट चेंज है, टेम्परेचर का इशू, ठीक है, फॉग का इशू, जिसकी वजह से 5 मीटर तक ही आप देख सकते हो, उससे आगे नहीं देख सकते। और दैट इज़ द रीज़न कि अगर वो बचना चाहते भी तो बच सकते थे, बट ड्यू टू क्लाइमेट या फिर विजिबिलिटी के कारण भी थोड़ा डिले होने की वजह से वो उनको सर्वाइव नहीं कर पाए वो। राइट, बेल 212 एक ऐसा यूएस का हेलीकॉप्टर है जो कि ईरान ने पहले से खरीदे हुए थे। वहीं पर MI-171 ये एक रशियन मेड हेलीकॉप्टर है जो कि ईरान यूज़ करता है। अभी आपको ये बताऊं कि तब्रिज़ के जो एमपी है उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बोला है कि कॉन्वॉय में नियर अबाउट 3 हेलीकॉप्टर्स थे,
और इनमें से 2 हेलीकॉप्टर्स तो सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, बट एक जो था जिसमें रईसी थे वो प्रॉपर ढंग से समझो कि क्रैश लैंडिंग हुई, उसकी हार्ड लैंडिंग हो गई। और ये इसलिए है क्योंकि देखो एज ओल्ड हेलीकॉप्टर्स ईरान यूज़ करता रहा है। द रीज़न बीइंग यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं, ईरान को पार्ट्स नहीं मिल रहे उन हेलीकॉप्टर्स के, और अगर वो कहीं से मार्केट से परचेज भी करता है तो मे बी वो पार्ट्स सही कितने हैं या कितने कंपैटिबल हैं, कितने कितने नहीं। और ये जो क्रैश अभी हुआ है ये देखो यूक्रेन का रशिया का युद्ध हो गया या फिर हमास का इशू हो गया, इन सब के पीछे जो है वो ईरान का ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था। अभी गॉड नोज़ कि ये क्रैश हुआ है या फिर किसी ने करवाया है, आई डोंट नो। मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ क्योंकि देखो ईरान की इन्वॉल्वमेंट जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ही अहम हो रही थी, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध हो या फिर गज़ा की वॉर हो, हमास को बैकिंग प्रोवाइड करने वाला, हिजबुल्लाह को बैकिंग प्रोवाइड करने वाला ईरान ही था। वहीं पर इनका डुअल पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पर इनके सुप्रीम लीडर हैं जो कि हैं अयतुल्ला खोमेनी, और ये समझो कि सबसे ऊपर हैं। इनके डिसीजन के बगैर कोई भी ये आगे पॉलिसीज़ नहीं लेकर आते। बट आपको ये भी समझना होगा कि ये पहली बार नहीं हुआ है। कासिम सुलेमानी, इन पर भी मिसाइल का अटैक हुआ था। वहीं पर मोहसेन फ़खरीज़ादे, ये भी अटैक में ही मारे गए थे। पर अभी का सिनारियो थोड़ा सा चेंज है कि इनका हेलीकॉप्टर सडन तरीके से क्रैश कैसे कर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुमान लगाया जाता है कि ये आउट ऑफ डेट हेलीकॉप्टर्स यूज़ कर रहे थे, बट दूसरी साइड ये भी है कि देखो रशिया इनका गुड फ्रेंड है। अगर ये आउट ऑफ डेट हेलीकॉप्टर यूज़ कर भी रहे थे तो ये एक फॉर प्रेसिडेंट हैं एक देश के, राइट। सो इनके पास डेफिनेटली रशिया की तरफ से कुछ ना कुछ बेहतरीन इक्विपमेंट्स होने चाहिए या फिर कुछ बेहतरीन हेलीकॉप्टर होगा। सो ये तो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा जब एजेंसीज इसका पता लगाएंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न था, क्यों हेलीकॉप्टर क्रैश आखिर हुआ क्यों, राइट। फिलहाल के लिए इनको रिप्लेस करने के लिए आएंगे मोहम्मद मोकबेर, 69 ईयर्स ओल्ड हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये तब तक रिप्लेस करेंगे जब तक कि ईरान में नेक्स्ट इलेक्शंस ना हो जाएं, और इसकी भी एक डेट है, यानी कि 50 दिन के अंदर ईरान को अपने इलेक्शंस कंडक्ट करवाने होंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे जो कि अभी इसी साल होंगे 2024 में। और देखो ईरान की जियो पॉलिटिक्स कंप्लीट चेंज हो जाएगी। वहीं पर इंडिया ईरान के जो रिलेशंस हैं वो 1950 से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। हमने एक दूसरे को बैकिंग प्रोवाइड की है, और देखो 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन को हमने सपोर्ट तो नहीं किया, बट उसके बाद जो भी प्रेसिडेंट आए उनके साथ हम कॉर्डियल एक फ्रेंडली ट्रीटी के तहत चले, राइट। और अभी के लिए ईरान कई दफ़ा पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता रहा है कई इश्यूज़ में, जो कि सही नहीं है, जो कि इंडिया के बिल्कुल ऑपोजिट है। बट स्टिल हम भी ईरान के साथ कॉपरेशन में हैं। डिफेंस कॉपरेशन हमने 2002 से जो है दोनों देशों में बनाए हुए हैं। वहीं पर हम ऑयल वगैरह परचेज़ जो हैं वो ईरान से करते हैं। कई जो बैरल पर डे, जैसे कि 4,25,000 बैरल पर डे हम किसी टाइम ईरान से ख़रीदते थे। तब हमारी जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ईरान वाज द सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। देन अभी के लिए ये चीज़ें चेंज हुई हैं, क्योंकि देखो सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान पर, और यूएस कहता है कि कोई भी अगर ईरान के साथ डील करेगा तो उसको भी वेरियस तरह के सैंक्शंस जो हैं वो झेलने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए ईरान के कई स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ रहे हैं, स्कॉलर्स हैं, स्कॉलरशिप्स मिली हैं। वहीं पर केंद्रीय विद्यालय तेहरान की एम्बेसी ऑफ इंडियन स्कूल है ईरान में। और देखो इसके साथ हम 8,000 के करीब ईरानियन स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ज़ोरोएस्ट्रियन पारसी कम्युनिटी का रोल काफ़ी ज़्यादा है। दादा भाई नारोजी टाटा हो गए या वेरियस अदर कई जो पारसी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उन्होंने भी इंडिया की जियो पॉलिटिक्स या फिर इंडिया की इकॉनमी में अपना एक बेहतरीन योगदान दिया है, एक बेहतरीन भूमिका निभाई। वहीं पर इंडिया ने भी वेलकम किया है ईरान को लेकर ऑब्जर्वर स्टेट के माध्यम से कि वो सार्क का एक पार्ट बने, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का, राइट। और यही नहीं, लखनऊ जो है वो शाइट कल्चर का एक मेजर सेंटर है हमारे देश में। साथ ही साथ हमने ईरान को कभी भी समझो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मामले में या फिर डिस्पाइट हमारे क्लोज रिलेशंस हैं उसके माध्यम से 2005 में जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मीटिंग हुई थी उसमें सपोर्ट नहीं किया, ये भी एक सच है। वहीं पर हाईवे प्रोजेक्ट्स में ज़रंज और
डेलाराम जो है उसके फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। $750 मिलियन के करीब यूएस का जो एड पैकेज है वो भी हमने अफ़गानिस्तान के थ्रू भेजा हुआ है। और साथ ही साथ INSTC जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसकी शुरुआत 2002 में रशिया, इंडिया और ईरान ने मिलकर की थी। 7200 किलोमीटर लॉन्ग के समझो कि शिप रेल रोड रूट है, इस पर भी हम सपोर्ट करते हैं, जिसका अभी 13 मेंबर स्टेट्स हिस्सा हैं। और ये इस रूट की वजह से समझो कि 30% के करीब ट्रेड जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर पहले अगर 40 दिन लगते थे वहीं अब 25 दिन लगेंगे। सो ये भी जो चीज़ें हैं ईरान के साथ मिलकर हम आगे लेकर आ रहे हैं। बट सडन शॉक है ईरान के लिए कि उनके प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है और साथ ही साथ उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी मारे गए हैं। वेल देखिए, हमारी सद्भावना रहेगी इंडिया की, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ईरान जो है वो अभी भी इंडिया का एक फ्रेंड ही है, राइट। सो ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे हैड। जय हिंद।